हमारे साथ बैरिस्टर अकील साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने वक्त दिया है। पार्टी के अंदर भी सर ये बात है कि अब दोबारा ज़रा मुज़ाहमती किस्म की सियासत हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मफाहमत की वजह से नुकसान हुआ इन टर्म्स ऑफ वोट्स, और किस तरह से मुमकिन हो पाएगा, मतलब हुकूमत में होते हुए PMLN मुज़ाहमती सियासत की तरफ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजवा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बात यह है कि अगर इन जिन लीडर्स की आपने बात की और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो ये एक पार्टी का इंटरनल मैटर है और उन्होंने गुजारिश अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से की है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पार्टी के कायद वही हैं और हम तमाम तर बाशमूल वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं। और पार्टी का जनरली भी अगर देखा जाए तो दुनिया पूरी में यही सिस्टम है कि जहां अगर हुकूमत बनाती है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो उसकी फिर सियासी जमात को चलाने के लिए जो थोड़ा मैकेनिज्म होता है उसको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। जो ऑफिस बेरर्स होते हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत होती है। और सिंस हम हुकूमत लेके चल रहे हैं और हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अलॉन्ग विद इट्स एलाइज बनी है, तो पार्टी के अंदर अब ऑब्वियसली जो करंट ऑफिस होल्डर्स हैं वो इतना टाइम नहीं दे पा रहे या नहीं दे सक रहे, तो पार्टी के मामलात को भी देखना है और पार्टी के मामलात को भी चलाना है। तो इस वजह से जो है लेकिन हमें जो है इस अगर चेंजेस लाई भी जाए तो आई थिंक ये मुस्बत बात हार्ड लाइन रखते हैं मियां साहब, ये डिफरेंस तो है। नहीं, मेरे ख्याल से जितने ज़ीरक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं और एक ज़ीरक सियासतदान हैं और जिस तरह की वो सबको साथ लेके चलने की उनकी एक पॉलिसी रही है और तमाम तर सियासी जमातों को इकट्ठे लेके चलने की पॉलिसी रही है, तो कोई मज़ाहमत वाली तो बात नहीं। हाँ, अगर आप ये कहें कि वो ही डजंट कॉल आउट थिंग्स के जो गलत हो रही हों, तो वो एक आपका शायद देखने का अंदाज हो सकता है। लेकिन जनरली अगर बात की जाए तो दोनों वजीर आजम साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी आजकल मियां साहब किसी चीज पे भी उनका बयान नहीं आ रहा बैरिस्टर साहब, और बड़े सीनियर लीडर हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है और इतना मतलब लाखों वर्कर्स आपके भी उनकी तरफ देखते हैं, वो बिल्कुल खामोश है। नहीं, फिल वक्त की खामोशी जरूर है और मैं तो आपको यही कह सकता हूं कि मियां साहब जब बोलेंगे तो एक दफा सबको, पूरी कौम को जो है ये पता लगेगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बात की, क्योंकि जब भी वो बात करते हैं उनकी बात में वजन होता है। और जब भी उन्होंने बात की वो अवामी इश्यूज़ पे बात की और अवामी इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। जितने भी दफ़ा वो वज़ीर आज़म रहे हैं और अभी भी वो यही बात करते हैं। और आपने देखा कि CM साहिबा के साथ भी जिस तरह गाइडेंस चल रही है, जिस तरह जो एक हैंड होल्डिंग की है मियां साहब ने, तो उसमें भी एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है और सही सिमत में जो है मामला जो काफी अरसे से पिछले दौर हुकूमत में बिगड़े हुए थे उनको दुरुस्ती पे लाने के लिए वो बेहतरीन गवर्नेंस के मैटर्स तो है। मैं गुजारिश करना चाह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल स्पेस एनक्रोच अपॉन हुई है फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट, आई विल बी वेरी क्लियर अबाउट दैट, वो दोबारा लेने के लिए PMLN ने तो कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो सीड की वो स्पेस वो दी गई। नवाज शरीफ साहब इज द वन हु कैन टेक इट इफ ही वांट्स टू। अगर उन्होंने पहले भी किया है, ये माजी में हमने देखा, इस दफा कोई मैं इस तरफ इशारा करना चाह रहा था कि ये वाला मामला कुछ मोहसिन नकवी साहब देखे ना, वो अपनी मर्जी के DIG बावजूद उसके कि CM पंजाब नहीं मारनी थी, ले गए वहां पे वो इस्लामाबाद IG बना के। देखिए, रियल इश्यूज पे कोई बात नहीं करता, अवाम के जो इश्यूज हैं उस पर बात नहीं करता। इस मुल्क का जो अलमिया है, और मैं यकीन समझे कि अब वेरी अनफॉर्चुनेट आई मस्ट से कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया ही बिकता है। जो सियासी जमात एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के ऊपर बात करती है या वो बयानिया लेके चलती है, तो शायद उसको अवाम में पजीराई एक दिखाई जाती है कि जी अवाम की इसमें पजीराई सियासी जमात की है। दिस इज नॉट द इशू, द रियल इशू इज द इशू ऑफ द पीपल। जो लोगों के मसाइल उन पे बात करें। आप अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए अगर कोई वैलिड कंसर्न्स नहीं है, इसकी क्या वजह है वैसे सर? मतलब जो आप कह रहे हैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट होती जमात, अवाम ज्यादा उसको वोट देते हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये एक जनरली तर्ज सियासत बन चुका है फॉर द पास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, लेकिन उस इदारों के अंदर भी, खा वो सुप्रीम कोर्ट हो खा दीगर हो, इदारों के अंदर कोई ऐसे कैरेक्टर्स हैं तो उनको ज़रूर आप टारगेट करें और बताएं कि जी इन्होंने ज्यादती की या इन्होंने कानून तोड़ा या इन्होंने आइन तोड़ा। लेकिन बेवजह की जो एक सियासत की जा रही है इदारों के ऊपर और एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, सोशल मीडिया ट्रोलिंग की जा रही है, उससे मैं इख्तिलाफ ज़रूर करता हूँ।
ठीक है, नहीं ठीक है, वो तो नहीं होना चाहिए। बहरहाल एक अगली बात पे आ जाते हैं। वो मुफाहमत की बात आपकी जमात के बहुत से लीडर्स ने की है, ओवरऑल गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी भी है, गो की वजारतें नहीं उनके पास, ओहदे उनके पास हैं, उन्होंने भी की है। सेनेट के अंदर भी आज कुछ इसी तरह की बात हुई। मुफाहमत की बात तो है बैरिस्टर साहब, बट डू यू थिंक कि एट द सेम टाइम जब तहरीक इंसाफ वो कहते हैं सियासी इंतकाम का निशाना, चले रियासती जबर का निशाना तो वो है ही ना, उन पर इस वक्त बुरा वक्त तो चल ही रहा है, सख्त वक्त तो उन पर चल रहा है, इस तरह से किस तरह से मुफाहमत हो सकती है? कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो पहले ली जाएं उसके बाद नहीं बात होनी चाहिए कि चलें लेट्स रिकंसिलिएट? नहीं बाजवा साहब, मैं इस चीज़ से बिल्कुल इख्तलाफ करूंगा कि उनके ऊपर कोई मज़ाहमत नहीं किसी चीज़ की चल रही। उनको देखें, उनके मेंबर्स इलेक्ट होके आए हैं। आज अगर वो अपनी गलतियां करते हैं और अपनी गलतियों का खमियाजा किसी और पॉलिटिकल पार्टी या किसी इदारे पर डालते हैं तो दैट्स रॉन्ग, एंड लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड। 9 मई में जो लोग मुलविस हैं उनको तो देखें ना, किसी किस्म की छूट नहीं मिलनी चाहिए और नहीं उनको किसी किस्म की छूट, लेकिन उनको आप तो बैरिस्टर भी हैं सर, करना है। बैरिस्टर साहब आप तो कानूनदान हैं, मुझे सिर्फ ये बताइए कि उनको अकॉर्डिंग टू जो उनके राइट्स हैं लॉ के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, क्या वो भी नहीं मिलने चाहिए? नहीं, उनको मिलने चाहिए। हर किसी को उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए और इसमें किसी किस्म की वायलेशन भी बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए, राइट टू फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। लेकिन जो स्टेट के साथ हुआ 9 मई को, जनाब उस पर तो कोई माफी तलाफी नहीं की जा सकती, उसको स्टेप अंडर ब्रश अंडर द कार्पेट भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ना करें, लेकिन अदालतों में उसको ट्राई करना है। बट एट द वेरी सेम टाइम आप इद्दत वाला केस जिस तरह से सजा हुई और फिर उसके अलावा एक वो तोशाखाना में एक टेक्निकल नॉकआउट है और फिर वो तो अदालतों ने वो तय करना है, वो सब कुछ होगा। लेकिन द वे इट वाज डन विद इन 4 डेज 50 साल की सजाएं उठा के, ये कोई आपके ख्याल में दुरुस्त तरीका कार है? नहीं, ये अदालतें देख रही हैं। साइफर के केस में मैं तो देखे ना, आई एम अ लॉयर एट द एंड ऑफ द डे, तो मैं तो देख रहा हूं कि अगर एक कानून ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट प्रोवाइड नहीं करता, वो रिकोर्स नहीं देता अपील का, तो दैट्स अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो ये चीजें तो देखनी पड़ती हैं। मैं तो आई एम नॉट, मैं कोई गलत साइड नहीं लूंगा, मैं वही साइड लूंगा जो कानून के और आइन के अंदर वो साइड है। और अगर ये सवाल किया जा रहा है हाई कोर्ट की तरफ से कि इसमें अपील प्रोवाइडेड नहीं है और सम सॉर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू उसका होना चाहिए, तो डेफिनेटली उनको करना चाहिए। हाँ, अगर कोई इलीगैलिटीज और अगर कोई ऐसी लेकूनास थे प्रोसिक्यूशन की तरफ से, तो देन प्रोसिक्यूशन आंसरेबल है और वो हाईकोर्ट अपने उस स्टेज पे देखेगा कि उसका बेनिफिट तो डेफिनेटली मुल्जिम को ही जाता है और मुल्जिम को ही जाएगा। अच्छा, मैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरफ दोबारा आता हूं। आपने उससे इख्तलाफ किया, आपने कहा कि जबर तो उन पर नहीं हो रहा, जो सही तरीके मतलब जो किया है उसको भुगतना पड़ेगा। चलें, यहां तक हम मानते हैं, बात बिल्कुल दुरुस्त बात है, अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए जो भी हो। बट एट द सेम टाइम हुकूमत के ऊपर आप नहीं समझते कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? और बहरहाल कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कह लें आप उनको, या फिर यूं कह लें कि एक स्टेप आगे जाके, ताकि वो एक स्टेप पीछे जाए और मुल्क आगे को चले। क्या उसकी जरूरत नहीं कि एक स्टेप आगे जाया जाए, थोड़ा सा कुछ शो किया जाए, नरमी का रवैया कि चले जी आए? आज हमने नरमी इनके जितने देखें, एक सबसे पहली जो बात है कि आज सेनेट में भी ये बहस हुई और हॉट एंड कोल्ड एक सेशन चला और हमारी तरफ से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं। हम तो ऐवान में भी आज भी हमारा सेशन था और पिछले 2-4 रोज से मैं मतवातर तौर पे ये चीज़ देख रहा हूँ कि बड़ी नरमी आई है और बड़ी ठहराव आया है इनकी बातों में भी। इनके जो एक तजाद था इनकी बातों में, उसमें थोड़ी कमी आई है। लेकिन ये कहते हैं कि ये हम इन लोगों के साथ, ये फॉर्म 47 वाले इन लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करते, ये बैठना नहीं चाहते। लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ये जितने भी लोग हैं इनकी पार्टी के, वो नंबर 1 कैंडिडेट बन के बैठे हुए हैं। उसी तरह ये जितनी भी चेयरमैनशिप्स हैं स्टैंडिंग कमेटीज की, वो लेने के लिए ये हैं। तो हमें समझ नहीं आती कि अगर तो ये तय कर लिया जाए कि हमारे साथ अगर बैठना ही नहीं है, तो फिर ये चीज़ों पे डिस्कशन, जो सेकेंडरी इश्यूज हैं उन पे डिस्कशन ना की जाए। हमारी तरफ से तो देखें, हर पॉसिबल जो इनको हम फैसिलिटेट कर सकते हैं वो हम कर भी रहे हैं और स्पीकर साहब बड़ी खुशउस्लूबी से हाउस को इन ऑर्डर रखे हुए हैं, चलाए हुए हैं। हमसे ज्यादा मौका इनको मिल रहा है बातचीत करने के लिए। इनके हमारे अगर किसी एक बंदे को सुना जाता है तो इनके 2-2, 3-3 बंदों को एट द सेम टाइम सुना जाता है। तो इस तरह तो ना करें। अगर हाउस के मामलात चलने हैं और वी हैव एक्चुअली स्टेप्ड बैक, हम तो पीछे हटे हैं और लेकिन हम जो ये कहते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो वही तो मेरा ख्याल है राइट फोरम है। वो सड़कों पर जाके करेंगे तो फिर तो मामला और आ जाएगा। आप कहेंगे जो जगह आके बात करने की, बहस करने की और अपना आर्ग्यूमेंट रखने की, वो तो पार्लियामेंट है। तो वहां पे तो वो कर रहे हैं। मेरी गुजारिश इस मामले के अंदर बैरिस्टर साहब छोटी सी ये है कि अगर एक उनका
डिमांड है कि हमारे पास ही फॉर्म 45 मौजूद पड़े हैं और वो इतना कोई अनफाउंडेड क्लेम भी नहीं है, हर जगह पे नहीं होगा लेकिन काफी जगह पे वो दुरुस्त भी है, उसका अगर नतारा हो जाए, उसका अगर क्लैरिटी आ जाए उस सब मामले के अंदर, तो क्या आपके ख्याल में ये कोई बहुत अनजस्ट डिमांड है? बाजा साहब, यू एंड आई वी कांट बी द जज एंड द जूरर्स। हम जज और जूरी बन के नहीं बैठ सकते। आइन के अंदर, कानून के अंदर ये वाज़े तौर पे एक प्रोसीजर लेड आउट है और उसका प्रोसीजर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तरीके से इलेक्शन एक्ट 2017 और आईने पाकिस्तान 1973 के थ्रू बताया गया हुआ है और उस पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं। पहले ये लोग इलेक्शन कमीशन के वहाँ से यकीन जाने कि काफ़ी दरखास्तें इन्होंने वापस नहीं, इन्होंने कहा हम खुद ट्राइब्यूनल जाएंगे। अब ये ट्राइब्यूनल्स में दरखास्तें ऑलरेडी जमा करा चुके हैं, तो अब वो उसको स्पीड अप करने पे बात करें, ये बात ना करें कि हम हाउस के अंदर आके जो है हम इनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाएं। इससे ज्यादा देखिए ना, जिन 3 लोगों की आपने अपने शो के शुरू में बात की कि इन 3 लोगों की वो तीनों अपनी सीट्स लूज किए हुए हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आज की है तो उनकी इससे ज्यादा रिजर्वेशंस हैं। लेकिन इस कंप्लीटली पूरे प्रोसेस पे अगर जो काम करना है, हम तो इंतखाबी इस्लाहात पे बात करते हैं कि आए हमारे साथ बैठे, इंतखाबी इस्लाहात पे बात करें जो रियल कंसर्न है, जो रियल इशू है, ताकि कल को हम भी इस चीज की कंप्लेन ना करें और आप भी कंप्लेन ना करें। सो लेट्स वर्क टुगेदर ऑन द रियल इशू रादर देन कॉलिंग ईच अदर आउट ऑन 45 एंड 47। ये तो देखे ना, वील हैव टू मूव पास्ट दिस नाउ। वो भी वैसे कहते यही है। मैं कल सलमान अकरम राजा साहब को सुन रहा था, वो कहते हैं बिल्कुल यही बात है, बैठ के बात करते हैं, इस्लाहात की बात करते हैं और फिर उसके बाद कॉल आउट अनदर इलेक्शन, इलेक्शन की तरफ चलें। ये रिजल्ट्स कबूल नहीं है, वो जाहिर है वो आपको कबूल नहीं होगा इस तरह का मामला के बैठ के बात करके और फिर नए इलेक्शन की तरफ चले जाए। आखिरी सवाल बैरिस्टर साहब, वो फिर अगेन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात थी, हुकूमत ने भी कहा कि अच्छा ठीक है ECL से तो नाम निकालने चाहिए, ये क्या हुआ मामला? फिर पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया बहुत सारे लोगों के कि इनके नाम ECL से निकाले थे। गवर्नमेंट नाम नहीं निकाल रही ECL से, हाउ डू यू सी दिस? और ये तो छोड़ दें कि अपने तौर पर निकालना, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म है हुजूर। देखें, मैं खुद वकील हूं और मैं खुद ECL के और नो फ्लाई लिस्ट के केसेस में पेश भी होता रहा हूं, डिफेंस की तरफ से पेश होता रहा हूं और कई दफ़ा हमने देखा कि बगैर किसी वजह के नाम नहीं होता, कोई ना कोई एलिगेशन या कोई ना कोई ऐसे कोर्ट कह रही है जरूर होती है। मेरी सुन लेना, अर्जी सुन लें। अगर 9 मई के मामलात में अगर कोई मुलव्वस है या उससे जुड़े तुड़े कोई एंटी टेररिज्म या एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में जिसकी अगर कोई मुलव्वस है या अगर कोई स्टेट को उन पे कोई इशू है और नो फ्लाई लिस्ट पे डाला हुआ है, तो उसके लिए भी प्रोसीजर एक सेट है। वहां पे उस प्रोसीजर को मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, मतलब कोर्ट नहीं कह सकती, आप ये कहना चाह रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर करेगी? उसमें कोर्ट भी, हमें ना प्रैक्टिस में एक चीज बताई जाती है कि जब हम डायरेक्टली कोर्ट के पास दरखास्त लेके जाते हैं ECL की कि ECL से नाम नहीं निकाला, वो कहते हैं सेक्शन ऑफिसर को आपने दरखास्त दी या मिनिस्टर को दरखास्त दी इंटीरियर के कि आपका नाम ECL से निकालें, क्योंकि वहां पे कमेटी बनाई गई है और उस कानून में बेहतरी भी आई है इन द रीसेंट पास्ट। लेकिन अब बात यह है कि डायरेक्टली हम लोग मुंह उठा के सारे हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं 199 की जुरिस्डिक्शन में बगैर कुछ किए हुए। I mean we have to do our homework as well ना। अब हम सर वो तो हो गया ना, किसी का होमवर्क पूरा होगा तो कोर्ट ने कहा ना कि इनके नाम निकाल दें, लेकिन नहीं निकाले जा रहे। कोर्ट ने इजाजत दी है तो अगर देखें कोर्ट में मैं अभी खुद रमजान मुबारक के महीने में उम्रे पे था और PTI के कितने ही लोग यकीन करें कि उम्रे पे गए हुए थे और उनके नाम भी नो फ्लाई लिस्ट से निकले हुए थे। जिन लोगों ने ट्रैवल करना था वो ट्रैवल करके परमिशन लेके अदालतों से गए हैं। मैं तो कुछ और बात कर रहा था, मैं तो ये कह रहा हूं कि अदालत का हुक्म है उसको नहीं माना जा रहा। ये चीज तो नहीं, अदालत का हुक्म मानना चाहिए, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखिए एक बड़ा सीरियस कंसर्न है। अदालत ने अगर हुक्म दिया, बिकॉज मेरी नजर से ये ऑर्डर नहीं गुजरा, तो अगर अदालत आपसे पूछ रहा था सवाल कि अदालत का हुक्म है तो वो मनोहन तस्लीम करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बैरिस्टर अकील मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे।